हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये 7th वीडियो है टॉप 100 क्वेश्चन इन अकाउंटेंसी की सीरीज में, और ये जो क्वेश्चन है सारे ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है। ओके, अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑडिटिंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ऑडिटिंग के बारे में है वो सही है। पहले हम देखते हैं ऑडिटिंग क्या होता है। देखिए, जो बिजनेसेस होते हैं उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, मतलब उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और उनका जो बैलेंस शीट होती है वो उनको पब्लिश करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब लोगों को दिखानी पड़ती है, उनको गवर्नमेंट भी देखती है, उनको जनरल पब्लिक भी देखते हैं, उनको सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने पीछे वीडियोज में पढ़ा है वो सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं और उस हिसाब से अपने जो फैसले होते हैं वो करते हैं। मतलब आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, आप ये देखोगे कि उन बिजनेसेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या उनके कितने एसेट्स हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कंपनीज हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अपनी बैलेंस शीट में वो चीजें दिखाएं जो बिजनेस में है ही नहीं, है ना। कभी एसेट ज्यादा दिखाया, कभी मैनिपुलेट करके प्रॉफिट ज्यादा दिखाया ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएं, कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग होता है बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, ये देखने के लिए कि कहीं बिजनेस ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं फ्रॉड तो नहीं किया है ना, या कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। कभी गलती से भी हो सकता है ना, कोई जैसे 10,000 हमने कहीं एंटर करना था, हमने 1,000 कर दिया तो वो मिस्टेक हो गई ना, लेकिन कभी कभी फ्रॉड भी होता है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि बिजनेस ने अकाउंट्स अपने सही से बनाए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 है, उसने मैंडेटरी किया है कंपनीज के लिए कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने ऑडिट कराना ही कराना है। ठीक है, और ऑडिटिंग कौन करता है? ये कोई इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो फाइनेंशियल ऑडिट करता है, फाइनल ऑडिट करता है। जो बाकी ऑडिट होते हैं जैसे इंटरनल ऑडिट, वो अपना कोई बंदा भी कर सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑडिट होता है वो होता है फाइनल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट भी जिसको हम बोलते हैं। उसको करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ऑडिटिंग के समझ आया क्या होता है। तो अब देखते हैं इस पहले क्वेश्चन के ऑप्शन कि ऑडिटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड ऑर्डायर। ये सही बात है कि ये जो ऑडिट वर्ड है ये निकला है ऑर्डायर से, जो लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटरमाइन वेदर द बैलेंस शीट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनी स्टेट्स ऑफ अफेयर। ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन बोलता है हमें कि ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, असली मकसद जो है वो ये देखना है कि बैलेंस शीट जो है बिजनेस की, वो कंपनी के जो कंपनी में एक्चुअल हालात हैं वही दिखा रही है। ऐसे नहीं है कि हमने बैलेंस शीट ऐसे बनाई है कि कंपनी लॉस में जा रही है और हमने ऐसे बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करके दिखाया कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जा रही है ताकि हमारे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएं, है ना, लोगों को लगे कि बहुत अच्छा बिजनेस है। कहीं ऐसा तो नहीं किया है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज देखने के लिए कि बैलेंस शीट दिखा रही है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें ऑडिट करना होता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? जो मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें जरूरी अचीव करना है। द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ठीक है, जो इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, इंसिडेंटल मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये हमें देखना जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनी स्टेट्स ऑफ अफेयर दिखा रही है कि नहीं? वो हमें पता चलेगा आप जब देखेंगे कहीं फ्रॉड तो नहीं किया है इन्होंने बैलेंस शीट में कोई, या कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक होता है फ्रॉड जो होता है इंटेंशनली कोई चीज गलत दिखाना, दूसरा होता है एरर, वो मिस्टेक हो सकती है। तो जो ऑडिटर होता है वो देखेगा कहीं इन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया है और प्रिवेंट करने की कोशिश भी करेगा, और एरर तो नहीं हुआ है कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव को क्या आया? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज स्टेट्स ऑफ अफेयर देखना कि बैलेंस शीट दिखा रही है कि नहीं। और इंसिडेंटल सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो है कि हम डिटेक्ट करें, पहचाने कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है या एरर तो नहीं है, और उनको प्रिवेंशन करने की भी कोशिश करें। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव एक ही बात है, तो उसको हम प्राइमरी भी बोल सकते हैं, मेन भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी या इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव। ओके, और चौथा ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑडिट इज लीगली ऑब्लिगेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से जो ऑडिटिंग है वो कानूनी तौर से ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है?
पहला ऑप्शन है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, दूसरा ऑप्शन है सोल प्रोपराइटर, तीसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हर जॉइंट स्टॉक कंपनी को फाइनल ऑडिट कराना ही कराना है, ठीक है। उसके अलावा इनके अकाउंट्स किसी काम के नहीं है। सोल प्रॉपराइटर जो होता है उसमें मैंडेटरी नहीं है, कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो कोई मसला नहीं। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स भी हैं, वो जरूरी नहीं है ऑडिट कराना, कराएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कराएंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और भी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें कंपलसरी होता है, जैसे ट्रस्ट्स होते हैं, ट्रस्ट में कंपलसरी ऑडिट कराना, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनमें भी कंपलसरी ऑडिट कराना, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनका ऑडिट करता है एक डिपार्टमेंट, अलग से गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसको हेड कौन करता है? सीएजी, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एक्ट टू मेक ऑडिट ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स कंपलसरी इन इंडिया। कौन सा इनमें से एक्ट जो था, जो नीचे ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक्ट था जिसने कंपलसरी किया है कंपनी के लिए, पहली बार कंपलसरी किया था कंपनीज के लिए ऑडिट करना, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 था क्या वो, या कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913 या कंपनीज एक्ट 1818? इसका आंसर है कंपनीज एक्ट 1913, मतलब ऑप्शन सी, ओके। उसके बाद है द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन 1 विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन 2 विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऑप्शन 3 विद इन 45 days ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस और ऑप्शन 4 विद इन 60 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब पहला ऑडिटर, जब आपकी कंपनी नई स्टार्ट हुई तो पहला ऑडिटर आपने कितने टाइम में अपॉइंट करना है अपनी कंपनी के लिए। ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं है, ये बाकी प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है ऑप्शन ए विद इन 30 days ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जब आपने कंपनी को रजिस्टर कराया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जब आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो, मतलब गवर्नमेंट के पास अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हो, उस दिन से आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। एक नया पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑडिटर, पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है। समझ आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। यहां पे सिर्फ कंपनी पूछा गया है, सोल प्रॉपराइटर नहीं, ट्रस्ट नहीं, पार्टनरशिप नहीं, कंपनी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि ऑडिटर बनने के लिए। मतलब कौन सा बंदा कंपनी के लिए ऑडिटर बन सकता है। देखो, फर्म भी बन सकती है ऑडिटर और एक बंदा भी बन सकता है ऑडिटर। जब बंदे ने, एक इंडिविजुअल ने ऑडिटर बनना हो, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑप्शन ए है कंपनी सेक्रेटरी, बी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी है चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर, डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब तक एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स, ये सिर्फ कंपनी के ऑडिट कर सकते हैं। सोल प्रोपराइटर का कोई भी क्वालिफाइड बंदा कर सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप का भी कोई भी क्वालिफाइड बंदा कर सकता है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जरूरी अगर कंपनी का ऑडिट करना है आपने। या अगर आपने फर्म बनाई है, पार्टनरशिप फर्म बनाई है, 5-6 ऑडिटर्स मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई उन्होंने तो वो भी ऑडिट कर सकती है। लेकिन उसका, अगर उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी कोई मेंबर है, मतलब अगर 10 बंदों की पार्टनरशिप है, उसमें 9 बंदे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो जो 9 हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनमें से एक करेगा कंपनी का ऑडिट, ठीक है। वो जो 10वां बंदा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। Which of the following is the reason for disqualification of auditor? ऑडिटर डिस्क्वालीफाई किन वजहों से हो सकता है? ऑप्शन ए है इफ ए पर्सन इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी। अगर बंदा खुद एम्प्लॉय है उस कंपनी का जिसका ऑडिट करना है तो वो बंदा उसका ऑडिट नहीं कर सकता। क्यों? हमारा काम है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो अगर आप खुद का बंदा होगा कंपनी का, उसको पता होगा, हो सकता है कि हमने फ्रॉड किया है, नहीं तो वो उनको छुपा सकता है। तो क्या फायदा ऑडिट करने का? ऑडिट करना चाहिए बंदा जो बाहर का इंडिपेंडेंट बंदा हो, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन है इफ ए पर्सन और ए फर्म हैज बिजनेस रिलेशन विद कंपनी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला कि फर्म भी बना सकती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपनी फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, 5-6 ऑडिटर्स मिलकर पार्टनरशिप बना ली, वो भी कर सकते हैं ऑडिट, और एक बंदा अकेला जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी कर सकता है ऑडिट। लेकिन वो डिस्क्वालीफाई कब होंगे? जब उनके बिजनेस रिलेशन होंगे कंपनी के साथ। ठीक है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है, जब इन्वेस्ट किया है पैसा तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, वो डिस्क्वालीफाई है उस कंपनी का ऑडिट करने से। ठीक है, इफ ए पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट इलैप्स्ड, मतलब जब कोई बंदा जिसको कन्विक्ट किया गया है, जिसको गिल्टी माना गया था कि उसने फ्रॉड किया है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, और जिस दिन उसको गिल्टी माना गया तब से अभी 10 साल नहीं हुए हैं, तो वो ऑडिटिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है। मतलब अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्रॉड के लिए गिल्टी माना गया तो उस दिन से जब तक 10 साल उसको वेट करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए, दोबारा से ऑडिट करने के लिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, मतलब बंदा कब कब डिस्क्वालीफाइड है ऑडिटिंग करने से, वो ये सारे तीनों रीजंस हैं। और भी रीजंस हैं लेकिन इस क्वेश्चन में इतने रीजन लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है ए डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन ऑडिटिंग इज कॉल्ड, मतलब एक प्लान बनाते हैं। ऑडिटर जो है उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑडिट करना होता है, तो उनको ऑडिट करने के लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले कि मैं कैसे ऑडिट करूंगा, कौन सा अकाउंट कब चेक करूंगा। उसको खुद के स्टाफ भी हो सकते हैं, ठीक है, उस ऑडिटर ने अपने स्टाफ भी लगाया होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर ऑडिट करना होगा हमने तो वो छोटी बात नहीं है, एप्पल का ऑडिट करना होगा हमने छोटी बात नहीं है, उसके लिए पूरा प्लानिंग करके जाना पड़ेगा हमें। तो उस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सारा प्रोसीजर वगैरह हमने लिख दिया हो कि हमने कैसे ऑडिटिंग करनी है, उसको क्या हम ऑडिट प्लान बोलते हैं, क्या ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, क्या ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम जिसमें एक ऑडिटर प्लान करता है कि मैं कैसे ऑडिट करूंगा, और उसने हर एक प्रोसीजर लिखा होता है, कब किस चीज की वेरिफिकेशन करनी है, कितनी वेरिफिकेशन करनी है, सैंपलिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है, सारा इसमें लिखा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A book maintained by audit staff to note errors, doubtful queries and difficulties while auditing is called, एक किताब, एक बुक, एक डायरी जिसमें जो ऑडिट स्टाफ उस बुक पे लिखते हैं, मतलब वो बुक जो होती है उस पे वो लिखते हैं एरर्स या डाउटफुल क्वेरीज, जो उनको क्वेश्चन पूछने होते हैं मैनेजमेंट से या किसी एम्प्लॉय से, या डिफिकल्टी जो उनको आ रही है ऑडिटिंग में, वो उसको लिख के रखते हैं ताकि बाद में उस पर नजर डालें। ठीक है, उस बुक को हम क्या कहते हैं? क्या ऑडिट डायरी कहते हैं, क्या ऑडिट रजिस्टर कहते हैं, ऑडिट नोटबुक कहते हैं, या ऑडिट वर्किंग पेपर्स कहते हैं? इसका आंसर है सी, ऑडिट नोटबुक। ठीक है, ऑडिट नोटबुक वो किताब होती है जिसमें जो ऑडिट स्टाफ होता है वो सारे एरर्स वो उस पे नोट कर देते हैं कि यहाँ पे ये एरर्स था, या डाउटफुल क्वेरीज जो उनको क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी उस पे लिख देंगे, या उनको जो डिफिकल्टी आ रही है कुछ चीज समझने में, अगर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज ऐसी होगी जो उनको समझ नहीं आ रही तो उसको लिख के रखते हैं ताकि बाद में उसको अच्छी तरह देख सकें। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन, ए सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज ऑटोमेटिकली चेक्ड अप बाय अदर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और फ्रॉड इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम इज कॉल्ड। मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम जिसमें एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को चेक करे ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसा सिस्टम बनाए कि एक दूसरे का काम हम आराम से चेक कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो चांसेस ऑफ एरर्स हैं और जो चांसेस ऑफ फ्रॉड है वो कम हो जाएं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? क्या इंटरनल चेक कहते हैं, इंटरनल ऑडिट कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल कहते हैं, या इंटरनल डिसिप्लिन? इसका आंसर है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन किया होता है कि एक बंदे का काम दूसरा बंदा आराम से ऑटोमेटिकली चेक कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बैंक है और उसमें एक कस्टमर जो है वो 1000 का चेक लेके आया कैश कराने के लिए, और चेक को रिसीव करने का, उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उसको बुक्स में एंट्री करने का और उस चेक की पेमेंट करने का काम एक ही बंदे के पास है। तो वो आराम से उस चेक का 1000 की जगह 10,000 लिख के जिस बंदे का चेक है उसको 1000 देगा और बाकी 9,000 अपनी जेब में डाल देगा। ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल चेक का सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमने 3 बंदे रखे हैं इस काम के लिए, जो एक बंदा कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, जैसे चेक को रिसीव करने का और उसको इन्वेस्टिगेट करने का और उसको एंट्री करने का एक बंदे के पास दिया, और दूसरे बंदे को दिया हमने काम की वो इस एंट्री को, जो पहले बंदे ने एंट्री की उसको चेक करेगा,
और उस एंट्री को तीसरे बंदे के पास देगा जो पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट तीसरा बंदा करेगा। तो यहाँ पे 3 बंदे इन्वॉल्व हो गए, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है इंटरनल चेक का। एक बंदा दूसरे पे नजर रख रहा है, कहीं इसने गड़बड़ तो नहीं की। पहले केस में क्या था, एक ही बंदा सारा काम कर रहा था, वो वहां पे फ्रॉड के चांसेस हैं। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है इंटरनल चेक वाला सिस्टम, वहां पे जो 3 बंदे काम कर रहे हैं, वहां पे फ्रॉड के चांस बहुत कम हो जाते हैं। समझ आ गया इंटरनल चेक सिस्टम किसको हम बोलते हैं। उसके बाद है when an auditor is satisfied with the fairness of balance sheet and profit and loss account, which of the following report he will give। जब ऑडिटर सेटिस्फाई होगा कि किसी बिजनेस ने कोई फ्रॉड नहीं किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अपनी बैलेंस शीट में, तो वो जो रिपोर्ट देगा, उसने फाइनली अपना डिसीजन देना है ना, तो वो जो रिपोर्ट देगा, जो रिटर्न रिपोर्ट होगी ऑब्वियसली, उस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे? क्या ए कहेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्या बी कहेंगे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, सी कहेंगे फेयरनेस रिपोर्ट, या डी नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब है वो रिपोर्ट जिसमें कोई परेशानी ना। जब ऑडिटर को लगता है कि इनके अकाउंट सारे ठीक हैं, तो वो देगा अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड नहीं, ये ख्याल रखना है। क्वालिफाइड का मतलब है जब उसको कोई फ्रॉड दिखे, जब उसको कोई एरर दिखे ऑडिटर को। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब है कोई परेशानी नहीं है, आप छूट गए। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन ऑडिटिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगी, और इनके बाद इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, वो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।